तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने कल आपको प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा का पूरा समझा दिया था, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर पूरा का पूरा प्रश्नावली 10.2 में जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और आज हमारा ये जो वृत्त चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कक्षा 10वीं का शुरू से मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी पाठ 1 से लेकर अभी तक यानी पाठ 10 तक हमने पूरा का पूरा आपको पढ़ाया है बिना एक भी प्रश्न छुड़वाए। यानी आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जब जाओगे वहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा वो सीक्वेंस के हिसाब से यानी चैप्टर वाइज आपको वहाँ पर मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके बोर्ड पेपर में समय है, 18 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले आप पूरा का पूरा यहाँ पर चैप्टर पढ़ लीजिए। जनवरी से हम लोग क्या करेंगे यानी दिसंबर एंड से हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। जनवरी पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 18 तारीख से पहले पहले तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो बीच बीच में देते भी रहेंगे ताकि आप अपडेटेड रहें, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कल हम लोग बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां को अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है जैसा कि आकृति 10.12 में दर्शाया गया है, सिद्ध कीजिए कि। तो देखिए हमने आकृति 10.12 को पहले से ही बना के रख लिया है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के चारों तरफ चतुर्भुज खींचा गया है जिसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। हमको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, हमको सिद्ध करना है यहाँ पर, इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या आपको सिद्ध करना है, ए बी, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी फिर प्लस सी डी बराबर है आपका ए डी प्लस बी सी। तो कहाँ पर है ए बी, देखिए यहाँ पर ए बी है, ए बी। उसके बाद क्या कर रहा है आपसे, प्लस सी डी, सी डी यानी ए बी और सी डी इनके सामने सामने की भुजा। उसके बाद कह रहा है ए डी प्लस बी सी यानी आमने सामने की भुजाओं का योग एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको सिद्ध कर देते हैं। आराम से पढ़िएगा। देखिए अभी सर्दी होने के बावजूद, मतलब बहुत खतरनाक वाली सर्दी होने के बावजूद भी हम आपको यहाँ पर लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ पढ़ते चलिए। थोड़ा बहुत अगर आवाज़ में दिक्कत आएगी क्योंकि भारीपन आ जाता है, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए हमको सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर यहाँ पर ए डी प्लस बी सी। तो हमने प्रमेय आपको समझाया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर होती है। यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा की लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस वृत्त के बाहर 4 बिंदु हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। और इन पर से एक तरीके से स्पर्श रेखा खींची जा रही है जो वृत्त को 4 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो है आपका वो बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से जो भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए तो ए पी जो होगा वो ए एस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से बाह्य बिंदु बी है तो बी से स्पर्श रेखा बी क्यू और बी से स्पर्श रेखा बी पी, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें सी आर का तो सी आर जो है वो बराबर हो जाएगा सी क्यू के। फिर अगर हम बात करें डी आर का तो यहाँ पर डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। यहाँ पर 4 ठो लिख देते हैं ऐसे।
ताकि आपको समझ में आए कि ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और ये आपस में बराबर हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग आगे यहाँ पर क्या करते हैं। आगे जो हमने लिखा है इसको बराबर दिखा देते हैं। अभी तो हमने आपको चित्र में बराबर दिखाया है, अब हम लोग बराबर दिखाते हैं यहाँ पर लिख कर। तो अगर हम देखें तो ए पी जो है ये बराबर हो जाएगा ए एस के, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद बी पर आइए तो ये जो आपका बी पी है ये बराबर हो जाएगा बी क्यू के, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। कारण क्या है इनके बराबर होने का? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, इसी वजह से ये आपस में बराबर है। ठीक है, सी वाले पर आएंगे तो सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर, ये समीकरण नंबर 3 मान लिए, समीकरण नंबर 3 हो गया। उसके बाद डी वाले पर आएंगे, डी आर बराबर हो जाएगा डी एस, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो आपके पास कुल मिला जुलाकर 4 समीकरण बने हैं। अब इन चारों समीकरणों को आप क्या करिए, बारी बारी से जोड़िए। तो चलिए जोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1, कामा 2, कामा 3, कामा 4 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में? दाहिने तरफ का दाहिने तरफ जोड़ दीजिए ये वाला, और बाएं तरफ को बाएं तरफ जोड़ दीजिए। यानी आप ऐसे जोड़िए ए पी, फिर यहाँ पर इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा बी पी, इसको जोड़िए ये हो जाएगा सी क्यू, इसको जोड़िए ये हो जाएगा डी आर। इधर अगर आप जोड़ोगे ये हो जाएगा ए एस, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा बी क्यू, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा सी आर, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये डी एस। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया, इन चारों समीकरणों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि हमको सिद्ध करना है ए बी। तो देखिए जो ए बी है वो 2 भागों में बटा हुआ है। अगर आप ए बी को देखोगे तो ए बी 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला भाग है ए पी, दूसरा भाग है पी बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये कौन सा भाग है ए पी, और ये भाग है बी पी। बी पी मतलब पी बी, या उल्टा पढ़ दे जैसे बी पी कहें या पी बी कहें तो बात एक ही है। तो इन दोनों को आपस में आप क्या करिए, ऐसे जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए सी डी, सी डी 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? देखिए यहाँ पर सी डी, एक है सी आर और एक है डी आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सी क्यू, तो सी क्यू के बराबर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर सी आर लिख सकते हो, या हम यहीं पर सीक्वेंस ऐसे चेंज कर दें, ऐसे कर दें सी आर बराबर यहाँ पर सी क्यू, यानी सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी क्यू और डी आर जो है इसको आप क्या करिए, ऐसे जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर जो आपने लिखा है सी आर, इसकी जगह पर क्या लिख दीजिए आप, क्यू लिख दीजिए, क्योंकि जो सी आर है वो सी क्यू के बराबर हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, ए एस, यहाँ पर ए डी को देखेंगे तो ए डी भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक का नाम है आपका ए एस और दूसरे का नाम है डी एस। ठीक है, तो यहाँ पर ए एस है और यहाँ पर डी एस है, इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद बचा है बी क्यू और सी क्यू। तो बी सी जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, बी क्यू और सी क्यू, तो इसको भी जोड़ देते हैं। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये मान आएगा आपका यहाँ पर ए बी, फिर प्लस सी क्यू और डी आर को जोड़ोगे तो मान कितना आएगा आपका सी डी, और यहाँ पर इन दोनों को ए एस और डी एस को जोड़ोगे तब मान आएगा ए डी, और ये जो बी क्यू और सी क्यू है इसको अगर आप जोड़ोगे तब मान आएगा बी सी। यानी हमको जो सिद्ध करना था वो हमको मिल चुका है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, एक तरीके से सिद्ध हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लगा लिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं
और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9वां। इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9वां समझाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है आकृति 10.13 में। ये रही आपकी आकृति 10.13, जिसमें कह रहा है कि यक्स वाई तथा यक्स डैश वाई डैश, यक्स डैश और वाई डैश केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी जिसका केंद्र O है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। नाम है यक्स वाई, यक्स डैश और वाई डैश। इतनी बात समझ में आई? कराए और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB यक्स वाई को A, उसके बाद यक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने से मतलब है काटती है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है यहाँ पे लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि कोण यहाँ पर AOB बराबर 90 अंश। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर कितना है? 90 अंश। कहाँ पर है AOB? देखिए यहाँ पर है AOB, मतलब ये वाला जो कोण आपको सिद्ध करना है वो 90 अंश का है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करोगे? देखिए इसमें थोड़ा सा हमको यहाँ पर रचना करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? O को C से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, O को अगर हम C से मिला दिए तो देखिए हमारे पास कुल मिला जुला कर 4 ठो त्रिभुज हैं। कौन कौन सा? देखिए 1, 2, 3 और 4 त्रिभुज। ये जो 4 त्रिभुज हैं, इन चारों त्रिभुजों को हमको दिखाना पड़ेगा सबसे पहले कि ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये वाला कोण जो कि यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये चारों कोण हम बराबर दिखाएंगे। बराबर दिखाने के बाद हम लोग तब सिद्ध कर पाएंगे कि ये वाला जो कोण है ये 90 अंश का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, लिख देते हैं त्रिभुज। देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर भी ये 90 अंश का, इधर भी 90 अंश का, यहाँ पर भी 90 अंश का। जहाँ जहाँ त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे से मिलेंगी वहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 90 अंश का कोण जहाँ जहाँ बन रहा था हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज यहाँ पर POA में। ठीक है, यहाँ पर POA में और यहाँ पर तथा लिख देते हैं, तथा त्रिभुज यहाँ पर AOC में हमारे पास देखिए दो त्रिभुज है। कौन कौन सा? एक है आपका POA यानी ये वाला त्रिभुज, और एक है आपका AOC यानी ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमको सबसे पहले सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो कैसे सर्वांगसम दिखाओगे आप? सबसे पहले साइड की बात करते हैं। साइड में अगर हम बात करें तो जो आपका OP है ये बराबर हो जाएगा OC के। OP बराबर क्या हो जाएगा? OC के। कारण आप दोगे कि ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, इस वजह से ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई। उसके बाद अगर हम एंगल की बात करें यानी कोण की, तो आप कहोगे OPA, तो यहाँ पर OPA बराबर हो जाएगा OCA के। यानी कोण OPA बराबर हो जाएगा OCA के। कितने अंश का ये कोण बन रहा है? 90 अंश का। ठीक है,
इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ये भी 90, ये भी 90। कारण स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। उसके बाद अगर फिर से हम साइड की बात करें, ये जो ओ ए है ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो आप लिख दीजिए ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ ए और ए ओ सी, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। किससे? साइड एंगल साइड से। तो लिख दीजिए अतः त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी के साइड एंगल साइड से। ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये है कि इनका कोण भी आपस में बराबर रहा होगा। यानी सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो आपका कोण है ए ओ पी यानी यहाँ वाला कोण बराबर हो जाएगा ए ओ सी के। कारण आप यही दोगे कि सर्वांगसम, यहाँ पे लिख भी देते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब पहला और दूसरा त्रिभुज हो चुका है, इसको अगर नंबरिंग कर दें तो पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज। तो पहले और दूसरे को तो हमने क्या कर दिया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब बारी है दूसरे और तीसरे को सिद्ध करना। तो चलिए दूसरे और तीसरे को सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर क्या करता है, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी। यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज यहाँ पर बी ओ सी में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ओ सी में और बी ओ सी में, यानी त्रिभुज 2 और त्रिभुज 3 में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एंगल की, इसमें साइड एंगल साइड भी लग सकता है। साइड की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो यक्स और वाई पहली स्पर्श रेखा और यक्स डैश वाई डैश दूसरी स्पर्श रेखा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यानी यहाँ पर समांतर है यक्स डैश वाई डैश के। और आप जानते हो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब ये है ये एक दूसरे के समांतर है, तो इसके बीच की दूरी जो ए बी है ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब जब ये बराबर होगा तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो O है और जो C है ये वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या आपका उसके स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये क्या करेगा, इस स्पर्श रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगा। एक का नाम है AC, दूसरे का नाम है BC। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर साइड दिखाएंगे तो साइड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा BC के। ठीक है, ये AC बराबर BC हो गया। उसके बाद कहाँ पर रखना है हमको, एंगल रखना है, यानी कोण। कोण अगर हम देखें तो OCA या ACO ऐसे लिख सकते हैं, ACO बराबर हो जाएगा BCO के। यहाँ पे लिख दीजिए BCO के, और ये प्रत्येक कितना है, 90 अंश का। तो प्रत्येक 90 अंश। इतनी बात समझ में आई। फिर से अगर हम साइड की बात करें तो ये वाली जो साइड है OC, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है से मतलब क्या है, दोनों में कॉमन है। तो OC बराबर OC लिख दीजिए, ये उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पर ये हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया साइड एंगल साइड से। तो यहाँ पर पहले हम इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझा पाएँ अच्छे से। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज आपका ए ओ सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के। लिख दीजिए बी ओ सी, किससे? साइड एंगल साइड से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कोण होगा, कौन सा कोण? ए ओ सी। कोण ए ओ सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा बी ओ सी के। यहाँ पे लिख देंगे बी ओ सी के। कारण आप लिख लीजिएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज 3 और 4 वाले में। देखिए, पहला दूसरा दूसरा तीसरा हो चुका। अब तीसरा और चौथा हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज यहाँ पर बी ओ क्यू में। देखिए, त्रिभुज यहाँ पर बी ओ सी और त्रिभुज बी ओ क्यू में, अगर इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो सबसे पहले साइड आएगा। तो साइड में आप कह सकते हो कि ओ सी जो है वो ओ क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ओ सी बराबर ओ क्यू, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम कोण की बात करें तो यहाँ पर ओ क्यू बी एंगल की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा ओ क्यू बी बराबर है ओ सी बी की। तो ओ सी बी, और ये प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश का है। ठीक है। उसके बाद फिर से साइड की बात करें तो आप कहोगे ओ बी जो है ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है। यहाँ पर ओ बी बराबर ओ बी, यानी ये है उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा हो गया। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज आपका बी ओ सी सर्वांगसम है बी ओ क्यू के साइड एंगल साइड से। ठीक है। साइड एंगल साइड से ये क्या है? आपका सर्वांगसम है। जब ये सर्वांगसम है इसका मतलब ये है कि जो आपका कोण होगा बी ओ सी वो बराबर होगा बी ओ क्यू के। यहाँ पर आप कारण लिख सकते हो, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। ये 1 2 3 4 ये चारों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने का सिर्फ इतना सा मतलब था। शुरू में आप देखोगे तो हमने दिखाया है यहाँ पर ए ओ पी यानी ये वाला कोण बराबर है ए ओ सी के, यानी दो वाले के बराबर है। फिर इस ए ओ सी को गौर करना, यहाँ पर दिखेगा आपको ए ओ सी बराबर है बी ओ सी के। फिर इस बी ओ सी को देखें तो ये बराबर है बी ओ क्यू के। यानी अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए ओ पी बराबर है ए ओ सी के, और जो ए ओ सी है वो बराबर है बी ओ सी के। तब बी ओ सी के लिख देते हैं, और जो ये बी ओ सी है ये बराबर है बी ओ क्यू के। यहाँ पर लिख दीजिए बी ओ क्यू। ये चारों कोण आपस में क्या है? बराबर है। उसके बाद अगर आप देखो तो पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। तब पी ओ क्यू जब एक सरल रेखा है तो इस पर कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का। इवन ये वृत्त का व्यास है, तो अगर हम यहाँ पर इन चारों कोणों को जोड़ें तो मान कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये सरल रेखा है, पूरा यहाँ से कोण बनाएगा ऐसे 180 अंश का। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, यानी अगर हम कोण ए ओ पी और ए ओ सी और बी ओ सी फिर बी ओ क्यू इन सब को जोड़ें तो मान होना चाहिए 180 अंश। अब देखिए, हमको इसका मान नहीं पता है तो हम मान लेंगे यक्स। ये चारों कितने कितने अंश के हो जाएंगे? यक्स यक्स अंश के हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर यक्स अंश मान लें तो ये भी यक्स अंश, ये चारों यक्स अंश ही हो जाएंगे। ठीक है।
ये 180 अंश के बराबर हो गया। अब क्या करना है, इन चारों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x अंश बराबर 180। फिर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जगह इधर बता देते हैं। देखिए अगर हम लोग देखें तो 4 यहाँ पर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो यक्स अंश बराबर हो जाएगा 180 बटा के 4। 4 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 45 अंश, यानी यक्स अंश बराबर क्या है, 45 अंश। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ए ओ बी 90 अंश का है, यानी यक्स अंश 45 का हो गया, तो मतलब ये 45 अंश, ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश और ये भी 45 अंश। सभी कितने कितने अंश के हो गए, 45 45 अंश के हो गए। अब हमको क्या करना है, ए ओ बी बराबर कितना दिखाना है, 90 अंश। तो ए ओ बी देखिए दो भागों में बटा है, ए ओ बी दो भागों में, पहला है ए ओ सी, दूसरा है बी ओ सी, यानी एक 2 और एक कोण 3 में ये बटा हुआ है। इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए ओ यहाँ पर सी, ए ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं ए ओ सी, फिर प्लस बी ओ सी, यहाँ पर बी ओ सी। अब इसको दिखाना है कि ये दोनों जोड़ने पर 90 अंश का मान आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए ओ सी का मान, देखिए ए ओ सी का मान है 45 अंश, तो लिख दिए 45। फिर यहाँ पर बी ओ सी का मान कितना है, 45 45 अंश, तो 45 45 कितना हो गया, 90 हो गया, यानी 45 ये है 45 ये है, ये दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, यानी ए ओ बी का मान कितना आ गया, 90 अंश। तो लिख दीजिए यहाँ पर ए ओ बी बराबर 90 अंश, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां भी देखिए सिद्ध करने के लिए है, तो हम लोग इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए अब दिख रहा है, ठीक है। इसको हमने हाइड करके रखा था, ठीक है। यहाँ पर करा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का स्पर्श कोण, यानी बीच का जो कोण होता है वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले तो इसका चित्र नहीं दिया है, तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें कह क्या रहा है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है यानी वृत्त है, इसका केंद्र हम लोग O मान लेंगे। इसके बाह्य बिंदु से, इसका बाह्य बिंदु क्या मान ले, P मान लेते हैं। इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, कौन कौन सा, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ऐसे खींची जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी, ठीक है। चित्र थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, बिंदु P यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमने चित्र बना दिया, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B। A को O से मिला दीजिए, O को B से मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाह्य बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखाएं कोण बनाती हैं यहाँ पर, वो केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है, यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संपूरक कोण होता है उसका परिभाषा क्या होता है। तो संपूरक कोण देखिए उसे कहते हैं जब दो कोणों का योगफल 180 अंश आ जाए, यानी अगर हम लोग अगर हम लोग AOB और APB इन दोनों को जोड़ दें और मान 180 अंश आ जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा द्वारा जो ये बाह्य बिंदु पर बना कोण है APB, ये केंद्र पर बने कोण का संपूरक है, ठीक है। यानी हमको सिद्ध यही करना है, AOB प्लस APB बराबर
180 अंश आना चाहिए। ठीक है, इसको लिख सकते हो यहाँ पर आप ऐसे, सिद्ध करना है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ये कितने कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 का। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ए ओ, फिर ओ बी, बी पी, पी ए, ये चार भुजाओं वाला एक चतुर्भुज बन रहा है। अगर हम देखें ए ओ बी पी ए, तो देखिए चार भुजाओं वाला, एक दो तीन चार, चार भुजाओं वाला ये चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज में होता क्या है कि इनके चारों कोणों का योगफल, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो चतुर्भुज है, हम लिखेंगे चतुर्भुज ए ओ बी पी में, चतुर्भुज ए ओ बी पी, ए भी लिख सकते हो यहाँ पर, ए फिर से ए, तभी तो चार भुजा बनेगा ना, ए ओ बी पी ए, तो चार भुजा में, यानी चतुर्भुज में अगर हम लोग चलें तो चारों कोण, कौन कौन से चार कोण, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, ओ ए पी, कोण ओ ए पी, फिर प्लस क्या हो जाएगा, ए पी बी, ए पी बी, फिर यहाँ पर पी बी ओ, पी बी ओ, फिर प्लस क्या हो जाएगा, बी ओ ए या ए ओ बी, तो हम ए ओ बी लिखेंगे क्योंकि जो हमको सिद्ध करना है उसमें हमने ए ओ बी रख रखा है। ठीक है, तो इनका मान जो हो जाएगा वो आपका 180 अंश नहीं होगा, 360 अंश होगा। तो यहाँ पर जो हम 180 लिखे हैं इसको मिटाकर हम लोग कर देंगे यहाँ पर 360 अंश, तो यहाँ पर लिख देते हैं 360 अंश। इतनी बात समझ में आई। ये एक चतुर्भुज बन रहा था जिसमें चारों कोणों का योगफल 360 अंश हो रहा है, तो हम 360 अंश लिख दिए। अब यहाँ पर बात करते हैं ओ ए पी का, तो देखिए ओ ए पी ये 90 अंश का है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 90 अंश। फिर यहाँ पर प्लस ए पी बी, ये हमको सिद्ध करना है। फिर पी बी ओ, पी बी ओ ये 90 अंश का है, तो 90 अंश लिख दीजिए। यहाँ पर इसको कोण मत लिखिए, 90 अंश लिख दीजिए। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए ओ बी बराबर 360, तो ये जो 90 90 है इनको जोड़ेंगे तो मान 80 हो जाएगा, यानी 180। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 90 और 90 हो जाएगा 180 अंश। फिर ये हो जाएगा ए पी बी और ये हो जाएगा ए ओ बी बराबर 360 अंश। अब ये जो 180 है बराबर के उस तरफ लेकर जाइए, यहाँ पर हो जाएगा ए पी बी और यहाँ पर हो जाएगा ए ओ बी बराबर 360 माइनस 180। तो 360 में से 180 को आप घटाओगे तो मान कितना मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ पर 180 अंश, ये मिलेगा 180। ठीक है, तो हमको क्या सिद्ध करना था, हमको सिद्ध करना था केंद्र वाला कोण और स्पर्श रेखा से जो कोण बना है इन दोनों का योग 180 अंश आना चाहिए, यानी ए ओ बी प्लस ए पी बी, इन दोनों का योग 180 अंश आना चाहिए, हमारा आ गया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 180 अंश। इसका मतलब ये होता है केंद्र पर बना कोण और इसके बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण है इन दोनों का योग समपूरक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो हिंदी में यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो आपका प्रश्न दिया है उसी में से आप छांट कर लिख सकते हो कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो संपूरक कोण होता है। इतना आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला,
11वां जो प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर देखिए चित्र नहीं दिया है, फिर भी हम लोग चित्र बनाएंगे क्योंकि विदाउट चित्र आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर एक वृत्त बनाना है और इस वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाना है जो कि समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ से को ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने चित्र बना लिया। अब इसका नामकरण करते हैं। जैसे इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। फिर यहाँ पर क्या होगा? बिंदु पी, क्यू, आर और एस। ये चार बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर ये स्पर्श रेखा को ये स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है ये जो चतुर्भुज आपने दिखाया है ए बी सी डी, जो कि एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर हम बात करें ए बी का, तो ए बी जो होगा वो बराबर होगा सी डी के या डी सी के, और जो ए बी होता है वो समांतर भी होता है किसके? डी सी के। फिर बात करें अगर हम ए डी का, जो भुजा ए डी है हमारा वो बी सी के बराबर होगा, और जो ए डी है उसको हम समांतर भी बोल सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज है बी सी की। यहाँ पर ए डी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? यहाँ पर ये जो ए बी बराबर डी सी हमने किया, इसको मानिए समीकरण नंबर 1 और इसको मानिए समीकरण नंबर 2। यानी जो भुजाएं हमने बराबर किया है उसको आप समीकरण नंबर 1 और 2 मानकर चलिए। ये बड़ा काम के आपका चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको जो सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है इसमें। ठीक है, तब तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो पता ही नहीं है सवाल क्या पूछ रहा है तो हम उसका उत्तर क्या देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सवाल पता होना चाहिए, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो आपका ए बी है सी डी, यानी ए बी सी डी जो एक समांतर चतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी समचतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समचतुर्भुज है। यही हमको सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज की देखिए परिभाषा क्या होती है? समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी हमको सिद्ध करना है जो ए बी है आपका, ए बी भुजा जो ए बी है वो बी सी के बराबर होगा, और जो बी सी है वो सी डी के बराबर होगा, और जो सी डी है वो डी ए के बराबर होगा। यानी ये चारों भुजाएं आपस में अगर बराबर आ जाती हैं तो हम लोग कह देंगे कि जो ए बी सी डी है वो समचतुर्भुज है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। कैसे लगाओगे आप? यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ये वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है और यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं इस तरीके से। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में बराबर होंगी क्योंकि प्रमेय यही कहता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें ए पी, जो ए पी है वो बराबर हो जाएगा ए एस के, ए एस के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 आपने मान के रखा है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। उसके बाद जो आपका पी बी है या बी पी बोल सकते हैं वो बराबर हो जाएगा बी क्यू के, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। फिर आपका जो बी क्यू है, ठीक है, नहीं जो आपका सी क्यू है, सी क्यू वो बराबर हो जाएगा सी आर के, इसको मानिए 5। फिर यहाँ पर जो आपका डी आर है, डी आर वो बराबर हो जाएगा डी एस की, इसको मानिए समीकरण नंबर 6। ठीक है, ये जो आपने समीकरण नंबर 2, 3, 4, 5 एवं 6 मान के रखा है इनको जोड़ दीजिए। ठीक है,
इसका बायां साइड की तरफ और दाहिना साइड दाहिने साइड की तरफ जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर। जब ये जोड़ने पर आप लिखोगे तो यहाँ पर बायां साइड वाला जुड़ेगा, यहाँ पे लिख दीजिए ए पी, फिर प्लस बी पी, फिर सी क्यू, फिर डी आर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। इसको हमने दोनों तरफ बराबर बराबर जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ए पी कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ए पी और जो पी बी है या बी पी है, इन दोनों को मिलाकर अगर हम लिखना चाहें, इन दोनों को मिलाकर, तो इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि ए बी जो है वो इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा ए बी, फिर प्लस यहाँ पर देखिए सी क्यू कहाँ पर है, सी क्यू देखिए यहाँ पर है सी क्यू। अच्छा यहाँ पर हमने क्या लिख दिया सी क्यू, और यहाँ पर हमारा होना चाहिए था बी क्यू, कहाँ पर है बी क्यू। अच्छा नहीं लिखे क्या, गलती लिख दिए। ए पी बी पी हो गया, सी क्यू हो गया, और डी आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सी क्यू और डी आर, देखिए सी क्यू और डी आर ये यहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सी क्यू है और यहाँ पर क्या है डी आर है, और यहाँ पर क्या है ए एस प्लस बी क्यू। तो इसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस सही है ना, ए पी ए एस, बी पी बी क्यू, सी क्यू सी आर, उसके बाद डी आर और डी एस, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि ए एस कहाँ पर है, ए एस देखिए यहाँ पर है ए एस, उसके बाद यहाँ पर देखिए कहीं पर दिख रहा है डी एस, यहाँ पर है डी एस। ए एस और डी एस इन दोनों को देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर कौन सी भुजा बना रहे हैं, तो ए एस और जो डी एस है ये मिलकर बना रहा है भुजा ए डी। तो ए डी लिख दीजिए यहाँ पर ए डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करिए, फिर प्लस लिख दीजिए, जो नहीं मैच कर रहा है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बी क्यू प्लस सी आर, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आपने देखा सी क्यू लिखा है, यहाँ पर सी क्यू है, सी क्यू बराबर है सी आर के। तो यहाँ पर देखिए सी क्यू सी आर के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि ए बी को एज इट इज़ रहने दीजिए, फिर प्लस सी क्यू की जगह पर सी आर लिख दीजिए, ऐसे सी आर, फिर प्लस डी आर की जगह पर डी एस लिख दीजिए, यहाँ पर डी एस लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा ए डी, फिर प्लस यहाँ पर बी क्यू, ए डी के बाद बी क्यू है ना, बी क्यू कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पर सी क्यू की जगह पर हमने सी आर लिख दिया, डी आर की जगह पर क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर, अच्छा डी आर की जगह पर डी एस लिखना चाहिए ना, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं जो बचा हुआ है। तो ए डी, उसके बाद यहाँ पर है बी क्यू लिख देते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख देते हैं सी आर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी आर से सी आर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सी आर से सी आर अगर हम चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद बचा क्या हमारे पास, देखिए हमारे पास बचा है ए बी प्लस डी एस बराबर ए डी प्लस बी क्यू। ठीक है, अब देखिए डी एस यहाँ पर है, डी एस कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। डी एस किसके बराबर होगा, डी आर के बराबर होगा, और उसके बाद बी क्यू किसके बराबर होगा, बी पी के। तो कहाँ पर है डी आर, देखिए यहाँ पर है ये वाला भुजा, यहाँ पर है डी आर यहाँ पर है जो कि डी एस के बराबर है। डी एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है बी क्यू देखिए यहाँ पर है, बी क्यू बराबर है बी पी के। तो बी क्यू बराबर है यहाँ पर किसके,
बी पी के, यानी इस भुजा की ये क्या है, बराबर है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये तो कट ही नहीं रहा, या ये तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग जो सीक्वेंस बैठाएं, अगर उस सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो हम लोगों का सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये वाली भुजा इन दोनों को कहीं ना कहीं से काट दें तो हमारा काम बन जाएगा। बट ये कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और जुगाड़ लगाएंगे कि कहीं ना कहीं से तो ये कट ही जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सब कुछ हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं तो इसका मतलब ये है इसके आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होगी, है कि नहीं है। तो आमने सामने की भुजा, तो आमने सामने की भुजा में देखिए ए बी बराबर है डी सी के, तो ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो अगर हम ए बी की जगह पर डी सी रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ए बी की जगह पर अगर हम डी सी रखेंगे तो जैसे ही हम डी सी रखेंगे तो यहाँ पर डी सी दो भागों में है, कौन सा, डी आर और सी आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी एस है, डी एस बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर डी आर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ए डी देखें तो ए डी जो भुजा है वो किसके बराबर है, बी सी के, और जैसे ही हम बी सी रखते हैं वो बी क्यू के बराबर होने लगेगा उसका एक पार्ट। तो यहाँ से कोई काम मतलब बनता नहीं है, तो हम लोग ए पी प्लस बी पी यहाँ पर इसको जोड़े हैं, ये बन गया है आपका ए बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने रखा सी क्यू और सी आर। तो अगर हम यहाँ पर देखते कि सी आर को पहले रख देते हैं यहाँ पर सी आर और डी एस को, तो क्या बनता हमारा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको बराबर बराबर रखते हैं तो ए बी तो बना ही है, तो यहाँ पर सी क्यू और डी आर कहाँ पर है, सी क्यू यहाँ पर है और यहाँ पर है, जबकि ये होना चाहिए था यहाँ पर सी क्यू और बी क्यू, ये वाला जो सीक्वेंस था ये बनना चाहिए था। तो यहाँ पर सी क्यू और बी क्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए जो बी पी था बी पी के बराबर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बी क्यू लिख दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ए बी बराबर है डी एस के और ए डी बराबर है बी क्यू के। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो जाहिर सी बात है इसके खंड भी कहीं ना कहीं आपके बराबर रहे होंगे। ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा है और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। ऐसे समझो कि यहाँ पर केंद्र ओ है और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया गया, तो ये वाला 90 अंश का कोण बनाएगा, ये वाला भी 90 अंश का कोण बनाएगा और ये एक दूसरे के समांतर हैं। जो सी डी है वो समांतर है बी ए के या ए बी के, ठीक है। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां आपस में बराबर होती हैं। वैसे भी यहाँ पर जो सी बी है वो बराबर है किसके, डी ए के, या ए डी जो है बराबर है बी सी के। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं और समांतर हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही है कि जो केंद्र से यहाँ पर लंब डाला जा रहा है वो स्पर्श रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ये है कि जितना आर सी होगा उतना डी आर होगा और जैसे डी एस होगा उतना ए एस होगा, यानी ये चारों जो भुजाएं हैं ये बराबर बराबर भागों में बंटने लगेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो डी एस है वो बी क्यू के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो डी एस है कहाँ पर है, यहाँ पर डी एस जो है वो बी क्यू के क्या होने लगेगा, बराबर होने लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो ए एस है वो कहीं ना कहीं सी क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ए एस है वो सी क्यू के बराबर हो जाएगा तो आपका जो डी एस है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को डी एस की जगह पर हम लोग बी क्यू रख के इसको काट देंगे। हालांकि हम एक तरीका और भी ढूंढते हैं, अगर सही सही बैठ जाएगा तो आराम से इसको लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हम सी क्यू की जगह पर सी आर लिख दें, अच्छा हालांकि लिखे भी हैं, डी आर की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, डी एस लिख दिया है। अगर इसको डी आर ही रहने देते हैं तो ए बी और यहाँ पर हो जाता, अच्छा सी क्यू और डी आर कहाँ पर है, यहाँ पर है सी क्यू और डी आर। तो देखिए जो सी क्यू और डी आर है अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो डी एस जो है ए बी प्लस, हमने आपको बताया ये जो डी एस है ये बराबर किसके हो जाएगा, बी क्यू के। तो हम यहाँ बी क्यू लिख देंगे और ये ए डी प्लस बी क्यू। अब बी क्यू से बी क्यू क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए डी के।
ये जो ए बी बराबर ए डी आपका आया है, इसका मतलब ये है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। तो जब ए बी बराबर ए डी को हो गया, तो ए बी तो पहले से बराबर था किसके, ए बी बराबर था यहाँ पर आपका डी सी के, और यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, ए डी के, और ए डी बराबर है पहले से बी सी के। यानी ये चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। और जब ये बराबर हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक समचतुर्भुज है। तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो इस तरीके से आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया। बस ये समझाने में थोड़ा सा समय आपका लग गया, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बिना समझाए लिख देते तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इस वजह से हम पहले आपको मतलब समझा दिए हैं कि हाँ देखिए यहाँ पर ये चीज़ें लिख रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है, उसके बाद लिख के काट दिए हैं। आपको सिंपली करना क्या है कि इनका जो ये बाहर से भुजा खींचा गया है स्पर्श रेखा, इसको बराबर दिखा देना है। बराबर दिखाने के बाद आपको क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है। जब आप सभी को जोड़ोगे यहाँ पर, ये जो सभी जुड़े हुए पार्ट हैं इनको आप दाहिने बाएं वाले को बाएं तरफ, दाहिने वाले को दाएं तरफ कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मिलाइएगा सीक्वेंस। सीक्वेंस मिलाने के बाद आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कौन किसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें बराबर होंगी वो आपका कट जाएंगी, और जो चीज़ें बराबर नहीं होंगी, जो जुड़ रही होंगी, उसको जोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने ए पी बराबर था ए एस के, तो यहाँ पर अच्छा जो चीज़ें बराबर है अगर उसको हम लोग काटने लगे मान रख कर, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो जो जुड़ रहा था हमने यहाँ पे जोड़ दिया, सी क्यू डी आर ए एस डी एस जुड़ रहा था, जोड़ दिए, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर चीज़ें लिख दिया। तो आप भी ऐसे करके लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और फिर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ें और ध्यान आ गई, जैसे हम यहाँ काट दिए हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि ये ऐसे कैसे कट गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं, क्योंकि हमको ध्यान आ गया कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हमसे गलती हो रहा है। गलती क्या हो रहा है, देखिए जो सीक्वेंस हम लोग बैठा रहे हैं उसको हम लोग सही से बैठा नहीं पाए, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए ये तो ए बी हो गया ना, ये जो आपका सी क्यू था, सी क्यू को अगर हम उस तरफ लिख दें, सी क्यू की जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो सी आर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी आर। और जो यहाँ पर आपका सी आर है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो आप, सी क्यू। अब देखिए इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कौन सा प्रभाव, ये पड़ेगा कि आपने लिखा इसको सी आर, ठीक है, आपने इसको सी आर लिख दिया। तो जब सी आर और डी आर को देखते हो तो सी आर और डी आर ये भुजा सी डी को बनाते हैं, है कि नहीं है। इसका मतलब ये है, और यहाँ पर ये जो आपका बी क्यू और सी क्यू है, ये यहाँ पर देखिए बी क्यू और सी क्यू भुजा बी सी को बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हो जाएगा ए बी फिर प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर जो है ये भुजा सी डी को बनाएंगे, और ए डी तो है ही। उसके बाद यहाँ पर बी क्यू और सी क्यू भुजा बी सी को बनाएंगे, यहाँ पर बी सी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जो सीक्वेंस है थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुआ और हम लोग इसको काट नहीं पा रहे थे। जो ये बच जा रहा था, जिसको हमने आपको समझा के बताया कि देखिए बराबर हो जाएगा और कट जाएगा, ये बराबर होके कट भी जाएगा, ठीक है। वहाँ पर हम काट देते वो गलत ना होता, बट यहाँ पर अगर आपका सीक्वेंस बन रहा है तो आप बना कर चलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी जो है, ए बी वो बराबर है डी सी के या सी डी के। तो जब हम लोग सी डी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए बी फिर प्लस सी डी की जगह पर लिखना चाहें तो ए बी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ए डी को देखें तो ए डी जो है वो बराबर है बी सी के, तो यहाँ पर बी सी लिख दीजिए, यहाँ पर बी सी की जगह पर ए डी लिख दीजिए। ये हो जाएगा 2ab बराबर यहाँ पर 2ad, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पर काट देंगे तो ab बराबर हो जाएगा ad के। अब देखिए एकदम साफ साफ कट रहा है। उसमें क्या रहता कि अगर आप काट देते और एक्सप्लेन ना करते, क्योंकि जब आप बोर्ड पेपर दोगे तो ये लिखित एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम में अगर आप यहाँ ये सारी चीज़ें लिखने लगोगे तो बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, आप सामने एग्जामिनर के बैठ के समझाओगे नहीं,
इसका मतलब ये है कि जो भी आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हम लोगों का यहाँ पर कट नहीं रहा था। क्यों? हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? बार बार ये जो यहाँ पर सी आर लिखना चाहिए था, यहाँ पर हम सी क्यू लिख दिए थे और उस पर ध्यान जा नहीं रहा था। ठीक है। उसके बाद जब हम फिर से इस क्वेश्चन को देखें कि कहाँ पर कट नहीं रहा है, फिर हमको ध्यान आया कि अच्छा सी आर अगर हम यहाँ रख देते हैं, सी क्यू यहाँ रख देते हैं, यानी एक स्थान चेंज कर देते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा आंसर आने लगेगा। तो हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। भले इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा बट कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब वही बात हो गई कि ए बी बराबर है ए डी के, यानी ए बी बराबर है ए डी के, तो वही ए बी बराबर है डी सी के, या ए बी बराबर है डी सी के, और जो डी सी है वो बराबर हो जाएगा ए डी के, और ए डी बराबर है बी सी के, यानी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। तो लिख दीजिएगा, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर समचतुर्भुज है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हो। ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां हमसे क्या कर रहा है? 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, यहाँ पर देखिए 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी इस तरीके से खींचा गया है कि इसमें रेखाखंड बी डी, देखिए बी डी और रेखाखंड डी सी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है। बी सी स्पर्श बिंदु डी द्वारा क्या है? विभाजित है। ठीक है। की लंबाइयाँ क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इनकी जो लंबाई है वो क्रमशः कितना है? बी डी का है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, बी डी वाला यहाँ पर 8 है। ठीक है। बी डी वाला 8 सेंटीमीटर है और जो डी सी वाला है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो कह रहा है भुजाएँ ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो भुजा ए बी कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है ए बी और ए सी आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका सवाल रहा। इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसमें जगह इतना ज़्यादा एडजस्ट करेगा कि हो सकता है ये बोर्ड पूरा का पूरा भर जाए तब पर भी आंसर ना आए। ये इतनी बड़ी सवाल है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बाह्य बिंदु है। मान लेते हैं ये बिंदु आपका ई है और ये बिंदु एफ है। ठीक है। जो भुजा ए बी का स्पर्श बिंदु ई है और भुजा ए सी का स्पर्श बिंदु एफ है। ठीक है। अब हमको करना क्या है? यहाँ पर ओ को ई से ऐसे मिला दीजिए और ओ को ऐसे मिला दीजिए एफ से। ठीक है। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब अगर ध्यान से देखें तो यह बाह्य बिंदु है वृत्त के। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर बी डी की लंबाई देखें तो 8 सेंटीमीटर है, तो बी ई की लंबाई भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कारण कितना क्या है? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ये जो आपका सी डी है ये 6 है, तो सी एफ भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें ए, जो कि वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर से ये स्पर्श रेखा ए ई और ए एफ खींचा जा रहा है, इसकी भी लंबाई बराबर होगी। तो इसका मान नहीं पता तो हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। इतना बात समझ में आया? हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है ए बी का मान क्या होगा और ए सी का मान क्या होगा। क्योंकि बी सी तो देखिए पता है, बी सी 8 और 6 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ए बी और ए सी नहीं पता। तो चलिए इसका पता लगाते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर करेंगे ये हम लोग कि ए को ओ से ऐसे मिला देंगे इस तरीके से, और बी को ऐसे ओ से मिला देंगे। ठीक है। और फिर ओ को मिला देंगे सी से इस तरीके से। इस तरीके से मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि इसमें 3 ठो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा? एक का नाम है ए ओ बी, एक का नाम है ए ओ सी,
एक का नाम है BOC। ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं और इन तीनों त्रिभुजों का हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए, लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप जानते हो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखेंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल निकालें, एरिया दिखें, तो 1/2 आधार क्या है। देखिए आप AOB वाले त्रिभुज का आधार क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो इसका आधार हो जाएगा AB। तो AB का मान क्या है, 8 है और x है, तो इसका आधार हो जाएगा 8 + x, क्योंकि भुजा AB की जो लंबाई है वो है 8 और x यानी 8 + x। और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई देखिए यहाँ से E से लेकर O तक, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 2 से अगर हम 4 काटेंगे तो 2 बेरिया में कट जाएगा, तो ये बचेगा एरिया जो है आपका, ये हो जाएगा 2 8 16 और फिर 2 का x में गुणा तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये किसका एरिया आया है, ये आया है, अगर इसको सेंटीमीटर में लिखें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे त्रिभुज यहाँ पर BOC का क्षेत्रफल। तो BOC का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, उसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम एरिया देखें तो ये हो जाएगा 1/2 आधार क्या है, आधार B से लेकर C तक, 8 और 6 14 है, फिर गुणित ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 4 लिख दीजिए। 2 से 4 को काटिए 2 बेरिया में, 14 दूना हो जाएगा 28, यानी इसका एरिया आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए त्रिभुज AOC को निकालिए। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट। यहाँ पर 1/2 आधार इसका क्या है, 6 और x, यानी ये हो जाएगा 6 + x गुणित ऊंचाई, ऊंचाई है 4, 2 से 4 को काटेंगे 2 बेरिया में कट जाएगा, 2 का अंदर गुणा करवा देंगे तो 2 6 हो जाएगा 12, फिर 2 का x में गुणा करा देंगे 2x और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ये वाला और ये वाला, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकलेगा। यानी अगर हम AOB, BOC और AOC इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा बनेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा था हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो उस हीरोन के सूत्र से हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हीरोन, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो किससे निकलेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पर निकलेगा हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ पे लिख देंगे हीरोन के सूत्र से। ठीक है, हीरोन के सूत्र से आपका यहाँ पर क्षेत्रफल निकलेगा। अब हीरोन का सूत्र कहता क्या है कि पहले तो आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा करिए, यानी अर्ध परिमाप निकालिए। तो हीरोन का जो पहला फार्मूला होता है, यस बराबर होता है A + B + C बटा 2, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ये क्या निकल रहा है, यस, इसको बोलते हैं सेमी आपका यहाँ पर पेरीमीटर। ठीक है, यानी अर्ध परिमाप। तो अगर हम अर्ध परिमाप निकालें तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं पहली भुजा AB है, तो यहाँ पर AB का मान क्या हो जाएगा, देखिए AB का मान x + 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए x + 8, फिर प्लस B का मान, B मान लीजिए ये वाली भुजा है BC, तो BC का मान देखिए 8 और 6 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए
14, फिर प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? तो सी का मान देखिए, भुजा ए सी को मानिए यक्स प्लस 6, यहाँ पे लिख दीजिए यक्स प्लस 6 और बटा में 2, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर दिए। तो यस बराबर क्या आ जाएगा? देखिए यक्स और यक्स, ये हो जाएगा 2 यक्स, अब 14 6 20 8 28 और बटे में 2। 2 से अगर हम इन दोनों को काट दें तो यस बराबर ये हो जाएगा यक्स, फिर 2 से 28 को काटेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी जो यस की वैल्यू आई वो आ गई 14। अब अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए देखिए हीरोन का जो दूसरा फार्मूला लगता है वो लगता है आपका यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला लगता है वो लगता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर ही यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी निकाल कर रखेंगे, फिर इस फार्मूले में रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अगर हम यस माइनस ए निकालें तो यस माइनस ए क्या निकलेगा आपका? देखिए यस की वैल्यू तो आपका हो गया यक्स प्लस 14, फिर माइनस ए मतलब पहली भुजा, पहली भुजा हमने माना था ए बी, तो ए बी का मान क्या है? यक्स प्लस 8। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस यक्स प्लस 8 कर देंगे, यानी यक्स प्लस 14 में से यक्स प्लस 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पे लिख दीजिए यस माइनस ए बराबर यक्स प्लस 14 माइनस यक्स माइनस 8, माइनस यक्स प्लस यक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6 सेंटीमीटर। यानी जो यस माइनस ए आया वो कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हम लोग निकालेंगे यस माइनस बी। यस माइनस बी का मान क्या है? तो देखिए जो यस की वैल्यू है वो है यक्स प्लस 14 माइनस जो बी है, बी का मान देखिए 8 और 6 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक कट पिट के क्या हो जाएगा, बचेगा केवल यक्स ही, क्योंकि 14 से 14 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यस माइनस बी का मान यक्स बचेगा। ठीक है, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? यस माइनस सी का, तो यहाँ पर यस माइनस सी, तो यस की वैल्यू तो आपका वही है यक्स प्लस 14, फिर माइनस सी का मान कितना है? तो सी का मान हमने देखिए भुजा ए सी को मान के रखा है, तो ए सी का मान है यक्स प्लस 6, यहाँ पे लिख देंगे यक्स प्लस 6, तो ये हो जाएगा यस माइनस सी बराबर यक्स प्लस 14 माइनस। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, यक्स प्लस 14 फिर माइनस ये हो जाएगा यक्स माइनस 6, तो यस माइनस सी बराबर देखिए ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, यानी यस माइनस सी बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में अगर हम देखें तो पहले है यस, यस का मान कितना है? यक्स प्लस 14, यक्स प्लस 14, फिर गुणा यस माइनस ए, तो यस माइनस ए का मान है 6, फिर गुणे यस माइनस बी का मान है यक्स, फिर गुणे यस माइनस सी का मान है 8, तो हमने इसको रख दिया। अब यहाँ पर अगर गुणा करवाते हैं तो 6 8 48 हो जाएगा, यानी जो एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 14 गुणते 6 8 48 यक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो क्षेत्रफल आया है ये 14 यक्स प्लस 14 गुणते 48 यक्स, ये कौन सा क्षेत्रफल है? ये क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी सी का, और त्रिभुज ए बी सी ऑलरेडी 3 भागों में बटा हुआ है, ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी। यानी अगर ये जो तीनों भाग हैं इनको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको? बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिलेगा, है कि नहीं है? इसका मतलब ये है ये तीनों त्रिभुज ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, इन तीनों के क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ेंगे तो हमको बड़ा वाला क्षेत्रफल मिलेगा, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं,
तो हम लोग केवल और केवल इन मानों को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जोड़ना शुरू कर देंगे। तो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, फिर जोड़ कर बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर उन उन चीज़ों को छोड़ दिए हैं जो त्रिभुज का एरिया है। जैसे ये आपका AOB का है, ये BOC का है, ये है आपका AOC का। इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, यानी ऐसे लिखेंगे त्रिभुज AOB फिर प्लस त्रिभुज AOC फिर प्लस त्रिभुज BOC। इन तीनों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पर देखिए AOB का क्षेत्रफल क्या है, 16 प्लस 2x। BOC का क्या है, AOC का 12 प्लस 2x। BOC का क्षेत्रफल है 28 बराबर, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है, अंडर रूट में x प्लस 14 गुणित 48x, ठीक है। अब इनका काम खत्म हो गया, इन तीनों का काम, उधर का काम खत्म। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, इसको ऐसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो 16 और 12 हो जाएगा 28, 2x 2x 4x, फिर यहाँ पर है 28। इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर गुणे 48x, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 28 और 28 जोड़ दीजिए, 56। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4x बराबर, ये हो जाएगा x प्लस 14 और गुणे 48x। अब 4 कामन ले लीजिए इसमें से, तो 4 कामन लेंगे आप, बचेगा यहाँ पर x और ये हो जाएगा 14, क्योंकि 4 कामन लेंगे तो 4 से 56 को काटेंगे 14 आएगा, 14 चौका 56 होता है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 14 गुणित 48x। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस तरफ है वर्गमूल, वर्गमूल को बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया 4x प्लस 14, इनका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल हटेगा तो ये होगा x प्लस 14 गुणित 48x। ये जो स्क्वायर है ये दोनों पर लगेगा, 4 पर भी और x प्लस 14 पर भी। हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुणित x प्लस 14 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14 गुणित 48x। तो यहाँ पर आप देखिए कि x प्लस 14 से एक को x प्लस 14 से कट जाएगा। अब 4 चौक ये हो जाएगा 16 गुणित, यहाँ बचा x प्लस 14 और यहाँ बच गया 48x। तो 16 से 48 को काट देंगे, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। तो इधर बच गया आपका, देखिए x प्लस 14 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ये 3x, x को उस तरफ ले जाइए तो 14 बराबर 3x माइनस x। तो 14 बराबर ये हो जाएगा 2x, 2 से 14 को काटेंगे तो 7 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो अगर हम भुजा AB की बात करें, AB, तो देखिए AB जो हमारा है वो है x प्लस 8। x का मान 7 रख दिए तो 8 7 हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी भुजा AB की लंबाई 15 सेंटीमीटर। और वहीं अगर भुजा AC की बात करें तो AC है x प्लस 6, x की वैल्यू हमने देखा 7 आया है, यहाँ पर 7 प्लस 6, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि भुजा ए बी की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और भुजा ए सी की लंबाई है यहाँ पर आपका 13 सेंटीमीटर, यानी भुजा ए बी 15 सेंटीमीटर, भुजा ए सी 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर O है, इसके परिगत बना चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हम ऐसे मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमारा चतुर्भुज है, ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। इसका नाम हम रख देते हैं A, B, C और D। कह रहा है कि इनकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जैसे हम अगर आमने सामने की भुजा की बात करें AB और DC या AD और BC, ये केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक कोण से मतलब क्या होता है, अगर कोणों को जोड़ा जाए तो मान 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम भुजा AB को देखें और यहाँ पर देखें AB को तो AO और यहाँ पर OB, इसी तरीके से हम देखें तो DO और ये हो जाएगा CO, इस तरीके से। और अगर हम इसको ऐसे मिला दें इस तरीके से, ठीक है, और इसको मिला दें ऐसे इस तरीके से, ये मान लेते हैं बिंदु P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो हमारा कुछ इस तरीके से आपका आकृति बनकर तैयार होगा। अब देखिए, अगर हम इसका नंबरिंग करें, नंबरिंग कैसे करोगे आप, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है 1, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5, 6, 7 और 8। तो कुल हमारे पास 8 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी 8 खाने बन रहे हैं। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको देखिए सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा कौन है, जैसे देखिए AOB, यहाँ पे लिखेंगे AOB, फिर प्लस इसके सामने की भुजा है, देखिए यहाँ पर COD, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं COD, COD, क्योंकि भुजा CD COD कोण बना रहा है केंद्र से। इन दोनों को अगर जोड़ें और मान 180 अंश आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। तो हमने ये आमने सामने की भुजा AB और CD लिया है, आप चाहे तो AD और BC पर भी लगा सकते हो, सेम टू सेम वही आएगा। फिलहाल यहाँ पर ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है, पहला वाला और दूसरा वाला। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा देते हैं। कैसे सर्वांगसम दिखाएंगे हम लोग, इसका नाम लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पर AOP तथा त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा AOS में अगर हम बात करें यहाँ पर कोण का, तो देखिए ये है स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। भुजा की बात करें तो जो AS होगा वो AP के बराबर होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं साइड से, तो साइड हो जाएगा AS बराबर AP, ठीक है। उसके बाद एंगल की अगर बात करें, ये हो जाएगा आपका कितना, ASO या OSA बराबर हो जाएगा OPA, और ये बराबर कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिर से साइड की बात करें, तो यहाँ पर जो AO है ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, यहाँ पे लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज आपका AOP सर्वांगसम है त्रिभुज AOS के, किससे,
साइड एंगल साइड से, ठीक है। साइड एंगल साइड से क्या हो गया, आपका सर्वांग सम हो गया। जब ये सर्वांग सम हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कोण है, कौन सा कोण, कोण एक, इसका नाम दे दीजिए ऐसे, ऐसे इनका नाम दे दीजिए। इसका मतलब ये है कि जो आपका ए ओ पी है, कोण ए ओ पी, वो बराबर है किसके, ए ओ एस की, ए ओ एस की। यानी यहाँ पर कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है। कारण सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसी वजह से ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि ये सर्वांगसम हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए कोण कोण दो के बराबर हो गया, यानी पहला वाला दूसरा वाले के बराबर हो गया। अब हम लोग अगर चलें तो यहाँ पर त्रिभुज, देखिए यहाँ पर त्रिभुज चलेंगे बी ओ एस में, त्रिभुज बी ओ एस, बी ओ एस यानी तीसरे वाले में, और यहाँ पर लिखेंगे आपका यहाँ पर बी ओ आर, तथा यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आप लिख दीजिए बी ओ एस, तथा यहाँ पर यह हो जाएगा त्रिभुज बी ओ आर में। अब बार बार देखिए, आप अगर ये वाला लिखोगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है ये 2 पन्ने में भी न आए, ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 8 कोण तक हमको सिद्ध करवाना है। बार बार यही लिखोगे तो यहाँ पर पन्ना ज़्यादा भरेगा। इसी वजह से यहाँ पर हमने लिखा है इसी प्रकार। इसी प्रकार मतलब जिस तरीके से आपने इस त्रिभुज को सिद्ध किया है उसी तरीके से इस वाले भी त्रिभुज को आप सिद्ध करोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो हमारा जो त्रिभुज होगा बी ओ एस, वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ आर के, किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये बीच वाला जो साइड एंगल साइड दिखाई है हम नहीं दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार हम दिखा दिए हैं तो बार बार उसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है बच्चा दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कोण है बी ओ एस, वो बराबर हो जाएगा बी ओ आर के, ठीक है। ये कोण बराबर हो जाएगा बी ओ एस, बी ओ एस यानी कोण जो 3 है वो बराबर हो जाएगा कोण 4 के। इसी तरीके से अगर हम देखें, इसी प्रकार अगर हम फिर से आगे बढ़ें तो कोण जो आपका 4 है, 3 4 के बराबर हो गया, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। यानी कोण 5 जो है वो कोण 6 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण बनाने चाहिए, 1 मान लीजिए, तो 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, और इसी तरीके से जो कोण 7 होगा वो कोण 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण जो 7 है ये बराबर हो जाएगा कोण 8 के। क्यों, क्योंकि जो 7 वाला है जिसको हम लोग लिखेंगे डी ओ क्यू और डी ओ पी, ये आपस में क्या रहेगा, सर्वांगसम, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग ये लिखेंगे कि अगर हम लोग इन सभी कोणों को जोड़ते हैं, यानी 1 से जोड़ना शुरू किए 8 तक, तो एक तरीके से एक सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। और अगर आप पूरा एक सर्कल घूम लेते हो तो 360 अंश का कोण बनता है। यानी अगर हम लोग कोण 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 और 8 को जोड़ें तो ये बनेगा 360 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, 360 अंश का। अब आप देखो 1 के बराबर है 2, तो कोण 1 की जगह पर कोण 2 लिख दीजिए। 3 के बराबर है 4, तो कोण 3 को रहने दीजिए, कोण 4 को लिख दीजिए कोण 3। उसके बाद यहाँ पर कोण जो 5 है, 5 की जगह पर आप 6 लिख सकते हो। क्यों, 5 वाला कोण 6 के बराबर है, तो कोण 6 लिख दीजिए, और यहाँ पर कोण 6 पहले से ही है। कोण जो आपका 8 है उसकी जगह पर आप कोण 7 लिख दीजिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कोण 7 ही है, इसकी जगह पर आप कोण 7 रख दीजिए 8 की जगह पर, बराबर हो जाएगा 360 अंश के। अब इसको जोड़िए, देखिए ये हो जाएगा 2 कोण 2, फिर यहाँ पर 2 कोण 3, ऐसे 2 कोण 6, और यहाँ पर 2 कोण 7, बराबर ये हो जाएगा 360 अंश के। इतनी बात समझ में आई। अगर इन सभी से 2 कामन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा कोण 2
प्लस कोण यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर कोण 6 और यहाँ पर कोण 7 बराबर 360 अंश की। तो 2 से 360 को काट दीजिए, 180 हो जाएगा। जब ये 180 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि कोण 2 और 3 को देखिए। कोण 2 और 3 है क्या? 2 और 3 है कोण ए ओ बी। इन दोनों को मिलाकर और इन दोनों को मिलाकर इसको आप लिख सकते हो ए ओ बी। और कोण 6 और कोण 7 को देखिए, 6 और 7 मिलाकर बनाता है सी ओ डी। यहाँ पर लिख दीजिए सी ओ डी, यहाँ पर सी ओ डी। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 180। 180 तो हमको सिद्ध करना था, ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 अंश। हमारा यहाँ आ गया ए ओ डी प्लस यहाँ पर सी ओ डी बराबर 180 अंश। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज नहीं, वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज बनता है उसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कि वृत्त के परिगत बने जो चतुर्भुज होते हैं उनकी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पाठ जो 10 है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 अगले वीडियो में, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फार्मूला समझाएंगे, केवल 2 ही फार्मूला लगेगा, पूरा का पूरा आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।